नमस्कार, हमारी खास पेशकश दो टूक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ शशि तुषार शर्मा और रोज की तरह हमारे साथ हमारी खास मेहमान है आप सबकी फेवरेट चित्रा त्रिपाठी। थैंक यू सो मच। बस नमस्कार। स्वागत है आपका। आज हम प्रियंका गांधी पर बात करेंगे। अभी आप वही ब्रेकिंग कर आई हैं। आखिर क्यों ये बड़ा डिसीजन लिया गया होगा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, जबकि कार्यकर्ताओं के बहुत क्लोज हैं, बहुत अच्छा कनेक्ट है उनका, बाकी के पॉलिटिशियंस के बारे में भी कहा जाता है। हम अभी अखिलेश यादव वाली उस इंसिडेंट का भी बात कर सकते हैं जिसमें दोनों के बीच में क्लियर नहीं हो पा रहा था एक मिडिल पाथ, लेकिन उन्होंने बात की और अखिलेश यादव मान गए, फिर उस रैली में वो शामिल भी हुए। आखिर क्या वजह रही होगी इसके पीछे? देखिए, अभी ये खबर आई है सूत्रों के हवाले से कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। ठीक है, अब आगे आने वाले वक्त में क्या ऑफिशियल फैसला आता है, लेकिन अभी ये खबर सामने आ गई है कि नहीं लड़ेंगी। इसके पीछे की जो वजह मुझे समझ में आती है शशि, देखिए मौजूदा वक्त में 50 साल की उम्र वो पार कर चुकी हैं और आज तक कभी भी ये जो चुनावी राजनीति है, चुनाव लड़कर और जीतने वाली, उसमें प्रियंका गांधी नहीं आई हैं। इसके पहले आपको बताते चले, जब से सोनिया गांधी का उभार आता है राष्ट्रीय राजनीति में, तब से प्रियंका गांधी लगातार उनकी एक चुनावी मैनेजर के तौर पर अपनी मां की वो हेल्प करती हैं। मां और भाई दोनों। बिल्कुल। 1999 में सोनिया गांधी को जब अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद वो रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं पहली बार और जीत कराती हैं, तो तब से लेकर फिर 2004 में प्रियंका गांधी रायबरेली, अमेठी अपनी मां और भाई के लिए कैंपेन करती रही। 5 बार की सांसद सोनिया गांधी, हाल ही में उनकी ओर से ऐलान किया गया कि अब वो स्वास्थ्य की वजह से नहीं लड़ सकती हैं रायबरेली से चुनाव, तो वो राज्यसभा से अब पहुंच रही हैं सदन। तब से ये खबर थी, बिल्कुल कंफर्म, वहां के कार्यकर्ता भी मान रहे थे कि सोनिया गांधी नहीं लड़ेंगी तो प्रियंका गांधी वहां से आएंगी। बड़े बड़े पोस्टर्स भी लग गए थे, लेकिन प्रियंका गांधी की ओर से मना कर दिया गया। जो जानकारी अब तक मिल रही है, या वो नहीं लड़ रही है रायबरेली से चुनाव, अब तक की जानकारी निकलकर सामने आई है। उसके पीछे की बड़ी वजह जो मुझे समझ में आती है, या मेरा जितना राजनीतिक अनुभव है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं 100% दावे के साथ नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करती हूँ, उसके आधार पर मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि 50 सालों तक देखिए प्रियंका गांधी के पास किसी चीज की कमी नहीं रही। ठीक है, वो बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से रही। 2004 में तो शानदार तरीके से जीत कर भी कांग्रेस पार्टी आई थी और फिर यूपीए की सरकार 10 सालों तक रही, लेकिन कभी भी, चाहे 2004 हो चाहे 2009 हो, वो चुनावी मैदान में नहीं उतरी, जबकि उस समय जीत की संभावना प्रियंका के लिए उत्तर प्रदेश के किसी भी सीट से अगर वो उतरती कहीं ज्यादा होती, लेकिन उन्होंने निर्णय नहीं लिया। हमेशा वो राहुल गांधी को आगे करती रही, अपनी मां सोनिया गांधी का वो चुनाव मैनेजमेंट सब कुछ देखती रही। तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि अपने आप को इस तरह की राजनीति से, अभी वो कांग्रेस पार्टी में बड़े पद पर हैं, वो महासचिव हैं। इसके पहले मैं आपको बताऊं कि सक्रिय राजनीति में उनकी जब एंट्री हुई थी वो था 23 जनवरी 2019। 2019 का इलेक्शन होने वाला था, उसके ठीक पहले उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी गई थी और उसमें उम्मीद की जा रही थी कि 2009 जैसा प्रदर्शन करेगी जब 22 सीटों पर जीत कांग्रेस को मिली थी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 2014 में बहुत बुरा हाल उसका हो गया था। उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन 2019 में भी बहुत कमाल नहीं कर पाई कांग्रेस और अमेठी में भी हार का सामना करना पड़ा, जबकि राहुल गांधी चेहरा थे। रायबरेली से सोनिया गांधी उतरी थी उसके पीछे बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं, लेकिन आप ये तो मानेंगे ना कि प्रियंका गांधी का जो कनेक्ट है जनता के साथ, जो हमने एग्जांपल्स दिए हैं कि वो एक बीच का रास्ता निकालने में कामयाब हो जाती हैं। हम करिश्मेटिक एक व्यक्तित्व की उनकी बात कर सकते हैं, लोग उनको सुनते हैं, लोग उनको देखना चाहते हैं। और जिस तरह से लोग कहते हैं ना, कई बार आपको वो वाला इंसिडेंट भी याद होगा चित्रा, जब उनके पोस्टर्स लगा दिए गए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाया जाए, उन कार्यकर्ताओं की तरफ से बार बार मांग की गई थी। हालांकि जो दबे छुपे शब्दों में बात की जाती है वो ये भी की जाती है कि कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि राहुल गांधी को ओवरलैप ना किया जाए। ऐसा प्रियंका गांधी का व्यक्तित्व तो इस तरीके का है। देखिए, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रियंका गांधी बहुत अच्छा भाषण देती हैं। वो जब अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाती हैं तो उनमें एक अलग तरह का उत्साह रहता है। राहुल गांधी की ये जो न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा जब चल रही थी तो वो हिमाचल प्रदेश नहीं पहुंचे थे। हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी तब प्रियंका गांधी को दी गई थी। वहां पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हराकर हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनाती है। प्रियंका गांधी ने वहां पर लगातार कैंपेन किया था, बहुत मेहनत भी की थी। तो प्रियंका गांधी में एक करिश्माई व्यक्तित्व है। मुझे याद आता है, देखिए मैं उनके कुछ बयानों का जिक्र करूंगी। जब इलेक्शन चल रहे थे, मेरे ख्याल से 2013-14 का ये वक्त रहा होगा, मैं कहीं गलत होंगी तो आप मुझे करेक्ट कर सकती हैं। उस समय जब प्रियंका गांधी से कांग्रेस बूढ़ी हो चली है, इस तरह के बयान बीजेपी नेताओं की ओर से बहुत आते थे उस दौरान कि कांग्रेस पार्टी तो अब बूढ़ी हो चली है, बीजेपी जैसी पार्टी को चुनावी मैदान में आप समर्थन दीजिए, ये वो। यूपी में मुझे याद है अमेठी या रायबरेली में वो उस समय चुनाव प्रचार कर रही थी, तो एक पत्रकार ने पूछा
कि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी अब बूढ़ी हो चली है, तो प्रियंका पलटती हैं और फिर वो जवाब देती हैं कि क्या मैं बूढ़ी लगती हूँ आपको? तो सब लोग हंसने लगे थे और वो जो बयान था उनका वो बहुत वायरल हुआ था। इसी तरह से कई मौकों पर हमने देखा है जो उनकी वाक्पटुता है कि हाजिर जवाबी। मुझे याद है उनके पति की ओर से एक बार पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया कि आप इतना चुनावी मैदान में, वो भी वहां पे कैंपेन करने के लिए गए हुए थे, रॉबर्ट वाड्रा। तो पत्रकारों ने उनसे जब सवाल पूछा था कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे, तो उनकी ओर से जवाब दिया गया था कि अगर पार्टी कहेगी तो फिर मैं सोच सकता हूं। ठीक है, उसके अगले ही दिन शाम को ये बयान आया था, अगले दिन प्रियंका आती है सामने और उनकी ओर से कहा जाता है कि नहीं, रॉबर्ट अपना बिजनेस बहुत अच्छा संभाल रहे हैं और वो कभी भी चुनावी राजनीति में नहीं आएंगे। यानी कि प्रियंका की ओर से खुद स्टैंड लेते हुए आगे आकर ये बिल्कुल अपनी बातें बिल्कुल कह दी गई। इसी तरह से कई मौकों पर हमने देखा है, लड़ते हुए भी उनको देखा है। लखीमपुर खीरी मामले में उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी घिरी, हाथरस के मामले में भी लड़ते हुए हमने देखा। जिस तरीके से 2 लड़कियों का जो गैंगरेप की खबर सामने आई, बिल्कुल 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 बिल्कुल, उस पर भी उन्होंने बहुत साफ-साफ शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से बातें कही हैं। हाँ, तो लेकिन एक चीज देखना होगा कि यूपी के मामले जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, वहां पर अगर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की खबरें आती हैं तो सक्रियता बढ़ जाती है, लेकिन जब संदेश खाली या इस तरह के मामले आते हैं तो फिर चुप्पी। खैर, इसको लेकर अपनी पॉलिटिक्स है, वो अपनी पॉलिटिक्स कर रही हैं और सारी पार्टियां करती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी की ये जो पॉलिटिक्स है, मुझे जहां तक लगता है कि अब तक वो चुनावी मैदान में नहीं उतरी हैं और मुझे आगे भी, शशि, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो सक्रिय राजनीति में आएंगी। प्रियंका गांधी को किसी चीज की कमी नहीं है, वो जिस सीट से चाहे वो बोलेंगी कि मुझे यहां से लड़ना है तो कांग्रेस पार्टी उनको वहां से टिकट दे देगी। वो इतनी ताकत, राजीव गांधी की वो बेटी हैं और बताने की जरूरत नहीं है, उनके अंदर काबिलियत भी है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर 52 सालों तक, क्योंकि अगर उनको सक्रिय राजनीति में आना होता तो मुझे लगता है कि 25 से 30 साल की उम्र में ही वो चुनाव लड़ने का जो फैसला होता है। राहुल गांधी की 2004 में एंट्री होती है, जब अमेठी से पहली बार वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। उस समय भी प्रियंका को लेकर बहुत चर्चा थी। फिर अमेठी से वो चुनाव जीते, रायबरेली से सोनिया जी चुनाव जीती और उसके बाद हमने देखा कि देश के फलक पर यूपीए सत्ता में आई और 10 सालों तक लगातार इसका शासन चला। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी हो जाता है चित्रा कि एक ऐसे समय में जब पहले से ही तमाम कार्यकर्ताओं का मोराल बहुत डाउन है, आपके तमाम कद्दावर नेता छोड़-छोड़कर अलग-अलग राज्यों से, अभी खबर आई केरला में एक बड़े नेता की बेटी ने कांग्रेस छोड़कर और ज्वाइन कर ली है भारतीय जनता पार्टी। केरला जैसी जगह पर, जहां पर साउथ में सबसे अच्छा प्रदर्शन अगर कांग्रेस ने कहीं किया था तो वो केरल था। वायनाड से खुद राहुल गांधी सांसद हैं, लेकिन उनकी ओर से आरोप लगाए गए कि मैंने कई बार शिकायत की, मेरी बात नहीं सुनी जा रही थी। जब हमारी शिकायत नहीं सुनी जाएगी आलाकमान की ओर से तो मैं फिर एग्जिट कर जाती हूं। तो जितने भी लोग एग्जिट करके जा रहे हैं ना, वो लोग यही कह रहे हैं कि आलाकमान के साथ मीटिंग करना मतलब नामुमकिन सी बात है। आप महीनों सालों इंतजार करते रह जाते हो और आप बात तक नहीं कर पाते। कांग्रेस कवर करने वाले एक पत्रकार हैं, उनकी ओर से हाल ही में अपनी जो बातें कही गई थी उसमें उन्होंने कहा, मैं बड़े गौर से सुन रही थी उनको, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का क्या, देखिए बीजेपी जो करती है वो ठोक कर बताती भी, अंदर की सारी खबरें बाहर आ जाती हैं पत्रकारों के पास और फिर उस पर रिपोर्ट्स बनते हैं। कांग्रेस पार्टी की कई ऐसी खबरें होती हैं जो बाहर उस तरीके से नहीं आती हैं जिस पे मीडिया रिपोर्ट हम तैयार कर पाए। तो उनकी ओर से कहा गया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से जज किया कि कोई अपनी शिकायत या कुछ डिमांड लेकर जाता है, सबसे पहले राहुल गांधी अभी मौजूदा वक्त में वो सबसे बड़ा चेहरा है, कांग्रेस पार्टी का भविष्य है, उनके पास जाते हैं तो राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं आप चले जाइए मल्लिकार्जुन खड़गे के पास। मल्लिकार्जुन खड़गे के पास लोग जाते हैं तो फिर वो एक और नेता का नाम, केसी वेणुगोपाल का नाम लेते हैं कि नहीं आप इनके पास जाइए। तो ये जो गोल गोल घूमने वाली चीजें हैं ना, ये कांग्रेस को मुझे लग रहा है नुकसान कर रही है। लेकिन ये चीज क्या नुकसान नहीं करेगी कि आपके कार्यकर्ताओं का मोरल वैसे ही डाउन है, बहुत बड़े बड़े फेसेस आपको छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, उसके भीतर खबर ये आती है कि आप चुनाव लड़ेंगी और वाकई में आप कुछ एक बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती थी, या मोरल तो बूस्टअप हो ही जाता। शशि, आप तमाम बातें कह रही हैं, मुझे वो लाइन याद आ गई, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। ठीक है, तो अब इसमें कांग्रेस पार्टी को मैं सलाह दूंगी, अगर और कांग्रेस के नेता सुन रहे होंगे तो ऑलरेडी वो मेरे शो का हिस्सा भी नहीं बनते हैं, तो उनको लगेगा कि ये बेवजह का ज्ञान मुझे दिए जा रही है। लेकिन फिर भी एक जिम्मेदार पत्रकार के तौर पर मैं भारत की राजनीति को जितना समझती हूँ, और देखिए मैंने बहुत ट्रैवल किया है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के लिए, तो थोड़ा बहुत ही सही, मतलब वो गिलहरी जितनी भी अगर मेरी भूमिका हो पॉलिटिक्स को समझने की, तो आप उससे समझ सकते हैं। आप जीते या हारे ये मैटर नहीं करता है, आपने कितनी
संघर्ष से उस सीट पर अपनी दावेदारी मजबूती से दर्ज कराई है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अमेठी को लेकर राहुल गांधी क्या लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे सवाल पूछे जा रहे हैं। रायबरेली यहां पर जो बड़े बड़े नेता हैं उनको दम ठोक कर आकर कहना चाहिए कि भाई हम लड़ेंगे चुनाव। नेता का मतलब होता है कि आप पब्लिक के बीच में रहिए। तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि मेरी बातें मतलब अच्छी भी लग सकती है, बुरी भी लग सकती है, लेकिन जीतना या हारना उतना मैटर नहीं करता है। आपने कितनी ताकत से संघर्ष किया उस सीट को जीतने के लिए, ये ज्यादा मैटर करता है। और मुझे लगता है कि उसमें अभी जो है कांग्रेस कमजोर नजर आती है। मतलब आपने सिर्फ कांग्रेस को मैसेज नहीं दिया, ये पूरी दुनिया के लिए मैसेज है और ये हम सबके लिए, मतलब ये एक्चुअली मोरल ऑफ द स्टोरी है कि किसी भी समय, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह पर सबसे इंपॉर्टेंट है बहुत शिद्दत के साथ खड़े रहना, लड़ते रहना। देखिए जीतता तो कोई एक ही है ना, जीता। आज मैंने बड़ी अच्छी लाइन कहीं पढ़ी है कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है, मैं लाइन बता रही हूँ जो लाइन लिखी गई थी, कि मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे हार जाने की वजह से कोई एक वो व्यक्ति जीता जिसने आज तक जीत का स्वाद नहीं चखा था। तो ठीक है, हर मतलब एक ग्लास है, वो आधा भरा हुआ भी हम देख सकते हैं और आधा खाली भी हम देख सकते हैं। लेकिन आपका संघर्ष, देखिए एक चीज और मैं आपको बताऊं, आप जीतते हुए चले गए, जीतते हुए चले गए, ये बात याद रखी जाती है, लेकिन उससे ज्यादा उस शख्सियत को याद रखा जाता है जिसने सबसे ज्यादा संघर्ष किया हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस मामले में कांग्रेस पार्टी में वो जैसे ममता बनर्जी को हम ले लें, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जिस तरह का संघर्ष करती हैं, जिस तरह के हालातों से और बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी है वहां पर पूरी ताकत के साथ लड़ती है। अभी वो 35 सीटें जीतने का दावा करिए, ममता बनर्जी आज पैदल मार्च कर रही थी। तो देखिए वो देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं और पैदल उस एज में, उम्र में आके, वो 65 साल से ज्यादा उम्र की हैं, बट कमाल की मेहनत करती हैं। मतलब आज शुरुआत देखिए, जिस तरीके से वहां पर कम्युनिस्टों का शासन था, जिस तरीके से बंगाल पूरी तरह से इनको कब्जे में बहुत था, मतलब मारा पीटा भी गया। मैंने स्टोरी की थी शशि, उस स्टोरी जब ये यंग एज में थी तो वहां पर ममता बनर्जी के बारे में खबर छपी थी। दो स्टोरी जो बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। एक तो इनको कम्युनिस्टों के शासन में बहुत मारा पीटा गया था, 70 से ज्यादा दिनों तक ये अस्पताल में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही थी, और उस समय राजीव गांधी इनसे मिलने के लिए वो पश्चिम बंगाल दौरे पर गए थे। तो राजीव गांधी मुलाकात करने के लिए गए थे क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का तब युवा चेहरा थी, तो फिर हिस्सा हुआ करती थी। बाद में कांग्रेस से ही अलग होकर फिर उनकी पार्टी टीएमसी बनी। तो उस समय बहुत ये था कि कौन सी लड़की है जिसको इतना मारा कम्युनिस्टों ने, उसके संघर्ष को देखने के लिए राजीव गांधी ने बहुत उनको अप्रिशिएट किया था। एक और बार बार कहानी का जिक्र आता है ममता बनर्जी के बारे में कि ये एक बड़े नेता दिल्ली से गए थे, मैं थोड़ा सा मिक्स कर गई, मैं बस बता दूं कि एक बड़े नेता दिल्ली से गए थे और वो उनकी विरोधी थी। तो इन्होंने क्या किया कि उनकी कार की बोनट पर चढ़कर और खूब हंगामा काटा था। बिल्कुल मतलब एक महिला, सोचिए यंग एज की कोई लड़की हो और वो कार की बोनट पर चढ़ जाए और उसका एकदम मुश्किल कर दे उसकी गाड़ी को आगे बढ़ाना, तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया। तो देखिए आज जब भी ममता बनर्जी की बात होती है तो उसके साथ ये संघर्ष जरूर जुड़ता है, जरूर जुड़ता है। तो वही है कि अल्टीमेटली, और ममता बनर्जी को जीत बहुत बाद में मिली, ऐसा नहीं है कि शुरुआत में बहुत संघर्ष किया, लंबा संघर्ष रहा है। तो मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी अगेन वही है प्रियंका गांधी के लिए कि मतलब चुनावी राजनीति में आप जीतते हैं या हारते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लड़ते हैं ये कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और शशि एक चीज और है रायबरेली को लेकर खास तौर से मैं कहूं, देखिए वो रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ रहा है। ठीक है, ये सही बात है कि अमेठी में हार का सामना राहुल गांधी को करना पड़ा है, लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि वो आपका एक वक्त पर जब आप बिल्कुल नए चेहरे के तौर पर अमेठी पहुंचे थे तो वहां के लोगों ने बिना ये देखे कि आप क्या करोगे आगे, उन्होंने आपको तुरंत जिता दिया। 2 महीने पहले वो सक्रिय राजनीति में आते हैं, अगर मैं कहीं गलत होंगी प्लीज मुझे बताएगा, दर्शक भी मुझे बता सकते हैं। जितना मैंने देखा है 2 महीने पहले वो उनके सक्रिय पॉलिटिक्स में एंट्री होती है और 2 महीने के बाद वो चुनाव लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं, क्योंकि वो गढ़ है, विरासत। तो उस समय आपने संघर्ष नहीं किया था, उस समय वहां की जनता ने आपको विरासत के नाम पर वोट दिया था। आज जब आपको संघर्ष करना है, ठीक है, तो फिर आप जाइए मत, आप लड़िए। और स्मृति ईरानी तो पूरा चुनौती दे रही है कि हिम्मत है तो लड़के दिखाइए। तो अब देखते हैं क्या करती है। को भी आपको मानना पड़ेगा ना कि वो पहली तो हार गई ना, बिल्कुल हारी थी, कई बार हारी थी, दिल्ली में हारी थी स्मृति ईरानी चुनाव, अमेठी में हारी थी चुनाव। अमेठी की बात करें तो आपके सामने चुनौती ठोकने के बाद वो हार गई, बिल्कुल। फिर भी बावजूद इसके कंसिस्टेंसी के साथ वो वहां जाती रही, अपनी जनता के बीच में लोगों से बात करती रही, कनेक्ट इसी वजह से देखिए अब सवाल ये कि आप वायनाड चले गए, उसके बाद एक बार आप देखने तक नहीं आए, मिलने तक नहीं आए। अभी उनका हाल ही में अमेठी में ये जो न्याय यात्रा चल रही है उसमें तभी तो हंगामा ज्यादा हुआ कि आप इतने दिनों बाद न्याय यात्रा के दौरान आप आए हैं, तब से आपने खबर तक नहीं। देखिए इसमें कई बार ऐसा कहा जा सकता है शशि कि जो बड़े नेता होते हैं खासतौर से उनकी
जो भूमिका होती है वो अलग अलग राज्यों को लेकर होती है, तो कई बार वो अपने संसदीय क्षेत्र नहीं जाते हैं, ऐसा कई बार कहा जाता है। लेकिन फिर भी ये सच बात है कि जिसने आपको सिर आंखों पर बिठाया हो उस जमीन को आपको नहीं छोड़ना चाहिए। आप जीतें या आप हारें, लेकिन आपने मजबूती से वहां पर लड़ाई लड़ी, ये इंपॉर्टेंट है। और शशि, एक और चीज, समाजवादी पार्टी, देखिए आज बीजेपी सबसे ताकतवर है, उसके बाद नंबर 2 पर आती है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के दौर से लेकर अखिलेश यादव के दौर तक अब तक अमेठी और रायबरेली या गांधी परिवार जहां पर उतरता है वहां पर वो अपने कैंडिडेट नहीं उतारते हैं। मुझे याद है ये लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन जब शुरू हुआ था यूपी विधानसभा इलेक्शन के दौरान प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, तो उस समय एक तरफ से प्रियंका गांधी की यात्रा निकल रही थी, एक तरफ से अखिलेश यादव, दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वो उधर से इनको हाई करती है, नमस्कार, ये इधर से, तो बड़ी अच्छी तस्वीर सामने आई थी। हाँ, तो प्रियंका गांधी में है वो चीजें, लेकिन अब वो सक्रिय राजनीति में नहीं आती हैं, और ये भी अभी दौर नरेंद्र मोदी का चल रहा है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि प्रियंका गांधी को इस बात का डर है कि पहली बार अगर वो चुनाव में उतरती हैं और हार गई, तो फिर मतलब एक होता है ना कि लॉन्चिंग, जिसको लेकर बीजेपी बार बार राहुल गांधी पर तंज कसती है कि इनको कई बार लॉन्च करने की कोशिश, लेकिन फेल हो जाते हैं। ये बीजेपी का अपना तरीका है, वो बार बार, अभी अमित शाह जी की ओर से बयान आया है आज दिन में ही कि बार बार लॉन्चिंग की कोशिश की जाती है लेकिन फेल हो जाती है। लेकिन फिर मैं वही कहूंगी कि चुनावी राजनीति में देखिए, एक वक्त पर अटल जी भी चुनाव हारे, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी, इस मामले में लेकिन नरेंद्र मोदी जी बड़े लकी हैं। मतलब ये सच बात है। देखिए, हम बड़े नेताओं का नाम यहाँ पर ले रहे हैं कि इंदिरा जी चुनाव हार गई और अटल जी भी चुनाव हारते हारते फिर पहुंचे, इवन एक बार तो वो मध्य प्रदेश में चुनाव हार गए थे, फिर बोले अब नहीं लड़ूंगा यहाँ से। मतलब अटल जी थोड़े कवि हृदय थे, वो बड़े भावनात्मक व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा इस जगह से नहीं चुनाव लड़ूंगा, फिर वो गए ही नहीं वहां पर, फिर वो लखनऊ शिफ्ट हो गए, हमेशा लखनऊ से चुनाव लड़ते रहे। तो ऐसे मतलब प्यारे से राजनेता अटल जी का बहुत बहुत वो सम्मान इस देश में एक अलग तरह का रहा है। आज भी लोग उनको बिल्कुल अलग तरीके से याद करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि ऐसे भी नेता हैं कि वो जनता के बीच, मैं तो तुम्हारा हूं, वो मान के चल रहे थे मैं तुम्हारा हूं और जीतूंगा, बट वो हार जाते, फिर कहते अब नहीं आऊंगा मैं, तुम लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया। मतलब बहुत क्यूट एक जेस्चर कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रियंका गांधी की बात करी थी। प्रियंका गांधी अगर लड़ती, ठीक है, तो देखिए रायबरेली में अभी तो बीजेपी बहुत आक्रामक हो गई है, क्योंकि गांधी परिवार का अगर यूपी से कोई चेहरा नहीं आएगा तो ये सीधे उनके कार्यकर्ताओं को नुकसान पहुंचाएगा, मनोबल डाउन करेगा, अब करेगा। हाँ, मैं बीच में वो बात छूट गई थी, जैसे मैं प्रधानमंत्री की बात कर रही थी। 2001 में जब उनको भेजा गया गुजरात का मुख्यमंत्री बनाकर, अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पर प्रधानमंत्री थे और भेजा गया बीच में। फिर 2002 से चुनावी राजनीति में नरेंद्र मोदी, जो मोदी को चुनने के लिए चुनाव जितने भी हुए हैं, 2002, 2007, 2012, उसके बाद 2017, फिर उसके बाद 2022, ठीक है, इसमें गुजरात का विधानसभा भी है और फिर अब लोकसभा भी ले लें 2014 और 2019 का। नरेंद्र मोदी को चुनने के लिए जितने भी चुनाव हुए हैं, आज तक मोदी नहीं हारे हैं, कोई चुनाव नहीं हारे हैं। वो अगर विधानसभा में उतरते रहे हैं, वो वहां से जीतते रहे हैं, वो लोकसभा में बनारस से लगातार जीत रहे हैं। 2014 में 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, दोनों सीटें, एक गुजरात की एक वाराणसी की थी, दोनों पर। तो ये हम बड़े नेताओं का नाम लेते हैं तो उसमें एक, अब इस पर बीजेपी के चाहने वाले ये भी कह सकते हैं कि उनके अंदर दैवीय शक्ति है, जैसा कि अक्सर हम बाद में पहले भी बात कर रहे थे कि भाई इतनी बड़ी आबादी में, और जब नरेंद्र मोदी दिल्ली आए थे 2013-14 में, तब उस समय 6 करोड़ गुजरातियों की बात करते थे। तो 6 करोड़ गुजरातियों के बीच में भी अगर नरेंद्र मोदी लगातार जीत रहे हैं और उनका ग्राफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और 13 में तो यहाँ तो फिर मोदी आज तक एकमात्र ऐसे वो नेता हैं अब तक, मैं बहुत पहले की बात अगर छोड़ देती हूँ क्योंकि पहले का दौर और 2065-70 का दौर अलग था, ठीक है, धीरे-धीरे इवॉल्व होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो नरेंद्र मोदी 2001 के बाद उनका ग्राफ हमेशा बढ़ता चला गया, आज तक कभी पीछे नहीं मुड़ के देखा, और आज तक मोदी कोई चुनाव, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, और मोदी को चुनने के लिए जो चुनाव होता है उसमें वो नहीं हारे। हाँ, लेकिन बड़े दूसरे नेताओं से सीख ली जा सकती है। अटल जी भी हारे, इंदिरा जी भी हारी है, तो हारना जीतना चलता रहता है। अब जरूरी थोड़ी ना है कि आप मोदी जी से कंपटीशन कीजिए। आप ये भी देखिए दूसरे नेता हारे हैं तो हारना जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़े कद्दावर नेता, क्या फर्क पड़ता है। पर आपने कहा ना कि अब तो ये हालत हो गई है। बलरामपुर से मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी पहला चुनाव जब लड़े थे जनसंघ के टिकट पर, हार गए थे चुनाव वो,
ठीक है, तो फिर उसके बाद वो क्या फिर कहेंगे नहीं नहीं मैं चुनाव लड़ने नहीं जाऊंगा। आप कहीं से भी लड़ो, जो भी आपका क्षेत्र रहे जहां से आप प्रतिनिधित्व कर सकते हो, लेकिन शशि एक चीज है कि अगर यूपी से गांधी परिवार का कोई व्यक्ति नहीं उतरता है, बिल्कुल सही लाइन आपने बोली है कि अगर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति यूपी से नहीं उतरता है तो फिर कांग्रेस के लिए इसका मैसेज फिर अच्छा नहीं होगा। और 1984 के बाद आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस के लिए अच्छे दिन उत्तर प्रदेश में नहीं रहे हैं। ये अलग बात है कि 2009 में उसने 22 सीटें यूपी की जीती थी, लेकिन मोदी के राष्ट्रीय फलक पर उतरने के बाद और बीजेपी के वहां पर इमर्ज करने के बाद, योगी जी के वहां पर आ जाने के बाद अब कांग्रेस के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में जहां पे 80 लोकसभा की सीटें हैं वहां पर बहुत ज्यादा और कम से कम हम प्रियंका गांधी के इस डिसीजन के बाद जो कहा गया है, कह सकते हैं कि मोरल डाउन जरूर होगा कार्यकर्ता। आप देखिए रायबरेली से जो भी उतरे, क्योंकि परिवारवाद का आरोप बीजेपी लगाती है और यकीनन चुनावी राजनीति में एक ये मुद्दा है जिसको लेकर प्रधानमंत्री हमला करते हैं, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को लेकर जो उत्साह आएगा वो किसी भी चौथे व्यक्ति को लेकर नहीं आ सकता है। तो अगर वहां से गांधी परिवार के इतर कोई उतरेगा तो वो जो चाहत होती है ना अपने नेता को लेकर चाहने वाली बात, तो मुझे लगता है वो किसी और के लिए नहीं आएगा। अब प्रियंका गांधी को लेकर खबर तो यही है कि वो फिलहाल नहीं उतरने, यानी कि कोई कांग्रेस पार्टी का दूसरा चेहरा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो लड़ती तो उनके कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बेहतर होता है उत्तर प्रदेश के हिसाब से। हो सकता है कि कल तक ये फाइनल करें या फिर बहुत सारे सवाल पूछे जाने के बाद ये बताएं कि आखिर असली वजह क्या रही है। नहीं बताएंगे असली वजह जो भी रहेगी शशि। देखे चुनाव में मैं आपको बताऊं असली वाली खबर ना कभी बाहर नहीं आती है, असली मतलब अंदर वाली खबर नहीं बताएंगे। बट ये जो उन्होंने रीजन बताया ना कि वो इसलिए नहीं लड़ना चाहती क्योंकि परिवार पर ध्यान देना चाहती, इसका कोई भी भरोसा नहीं। ये पहले की बात थी, जब उनसे जब भी पूछा गया उन्होंने कहा कि नहीं परिवार पे ध्यान देना चाहती हूँ ये वो। बट अब तो बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, प्रियंका गांधी की हाइट से उनका बेटा बड़ा होगा, मतलब एक मैं जनरल बात कर रही हूँ, मुझे उम्र नहीं पता उनके बच्चों की, पर वो बच्चे बड़े हो गए हैं। तो अभी प्रियंका गांधी के पास था। और एक चीज और मैं बताऊं कि अगर प्रियंका 52 साल की उम्र में चुनावी राजनीति में लड़ने के लिए मैदान में नहीं उतरती हैं तो इसका मतलब ये होगा 2024 के बाद फिर फ्यूचर में वो कभी भी इस तरह से नहीं, एक्टिव पॉलिटिक्स में वो हैं क्योंकि उनके पास पद है कांग्रेस पार्टी का, वो निर्णय लेती हैं, वो टिकट डिसाइड करती हैं, जो टीम बैठती है उसमें वो रहती हैं। आपको पार्ट्स चाहिए ना, धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप देखिए इसमें बीजेपी से शशि एक चीज देखना होगा कि बीजेपी को अभी तक जो एज है, बीजेपी जीत रही है ये लग रहा है, एक परसेप्शन है, ठीक है। उसके बावजूद आप देखेंगे कि बीजेपी को जहां से भी लग रहा है ना कि ये वाला, जैसे अशोक चौहान कांग्रेस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, लगा कि नहीं ये चेहरा हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, भैया लेकर आरएलडी। जबकि इन लोगों की बहुत बड़ी ताकत कुछ नहीं है, लेकिन छोटी छोटी लोगों को हेल्प हो सकती है। एक एक सीट के लिए ये जो 370 का लक्ष्य है उसको पाने के लिए बीजेपी बिल्कुल मतलब रात दिन 24 घंटे एक किए हुए है। दूसरी तरफ जब हम देखेंगे तो वहां पर ये कंफ्यूजन की स्थिति बनती है, तो फिर मुझे लगता है कि इसमें खुद को झांक कर देखने की ज्यादा जरूरत होती है, बजाय कि हम बीजेपी या दूसरी पार्टियों पर निशाना साधें कि अगर सामने वाले, देखिए जब भी हम किसी को हराना चाहते हैं तो हमें बार बार उसकी लकीर को मिटाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इरेजर का, हमें अपनी लकीर को लंबी खींचनी पड़ेगी। लंबी खींचने के लिए आपको ऊपर से नीचे तक लाइन तो खींचनी पड़ेगी ना, यानी कि मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको वो करने की जरूरत है। बट देखते हैं अब आगे क्या होता है। हम इसको अभी हमारा ये कयास है, देखिए हम एक राजनीतिक एंकर रिपोर्टर के तौर पर हम दोनों ये बातें कह रहे हैं, इसमें बहुत सारी फेरबदल हो सकती है, या हमारा अपना ये व्यक्तिगत व्यू है, इस असेसमेंट है, इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। हो सकता है आज हम जो बात कह रहे हैं कल की परिपाटी कुछ बदल जाए तो फिर हम इसको चेंज करेंगे अपने व्यूज को। हमने भी जितना पढ़ा है, लिखा है, जाना है, देखा है, उसके आधार पर हम अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। एंड में हम सिर्फ ये कह सकते हैं वाइंड अप करते हुए कि आप चुनाव हारिए, जो भी हारना है हारिए, बस हिम्मत मत हारिए, लड़िए, हाँ ताकत से लड़िए, संघर्षरत रहिए। लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि जो भी विपक्ष में हो वो बहुत मजबूत हो, बहुत मजबूत हो, इससे हमारा देश और ज्यादा अच्छा और बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार। लेकिन अभी शशि देखिए चुनाव है, लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा, कयासों का दौर है, लेकिन अभी तय नहीं है जब तक कि जनता अपना फैसला नहीं सुना देती है। तो जनता जब फैसला सुनाएगी, जनता जनार्दन ही भगवान होती है, वही फैसला सुनाएगी, फिर वो जो अपना फैसला सुनाएगी उसके आधार पर हम फिर तय करेंगे कि आगे क्या असेसमेंट देनी है अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच एक बार फिर से हमसे फिर से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया शशि। थैंक यू सो मच।